वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत कम दिन बचे हुए हैं सीटेट की परीक्षा में, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी आपके समय में हाथ में समय है और मुझे लगता है कि जो भी ये जितने भी दिन बचे हैं, ये पेपर किसी आपको कंपटीशन में उस तरीके का नहीं कि आपको मेरिट बनानी है, आपको 90 मार्क्स लाने हैं। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है उनकी तो वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन जिनकी तैयारी अगर लग रहा है कि आप क्या नहीं निकल पाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस समय सोचने का ये समय नहीं है कि नहीं निकल पाएगा। इस समय ये सोचने का टाइम है कि हम अभी ऐसा क्या करें कि मेरे 90 तो छोड़िए, 90 से ज़्यादा मार्क्स आए। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, वो बाद में सोचिएगा। पेपर देने के बाद जैसे ही आप पेपर से निकलेंगे उसके बाद सोचिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी आपको मेहनत करना है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है सीडीबी का पेपर जो प्रीवियस ईयर में आया था। और आप इस पेपर को अगर देखेंगे ना ध्यान से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, और क्या यही इस कॉन्सेप्ट से हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब आप इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन लगाना नहीं है, ऐसे भागना नहीं है, भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्वालिफाई भी नहीं होगा। तो भागना नहीं है, समझ के भागना है, समझते हुए क्वेश्चन को करना है कि कहाँ से पूछा गया। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो मोटर स्किल्स गत्यात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा एक तरीके से स्टार्टिंग वहाँ से क्वेश्चन स्टार्टिंग है ऐसे भी सिलेबस का, तो वहाँ से क्वेश्चन छोड़ के तो ये आगे बढ़ेंगे नहीं। तो वो क्वेश्चंस आपको ज़रूरी आते हैं, तो वो टॉपिक ज़रूर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। तो रनिंग ऑन द रोड, स्विमिंग इन रिवर, किकिंग अ फुटबॉल, पुटिंग बीट्स इन अ थ्रेड। यानी सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागे में मोती पिरोना, ये सारी चीज़ें किस तरीके के कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सड़क पर दौड़ना ये सूक्ष्म नहीं है, नदी में तैरना में भी एक कौशल है जो कि सूक्ष्म नहीं है, फुटबॉल को लात मारना ये भी आपका नहीं है, लेकिन धागे में मोती पिरोना जो है ना, एक बहुत इसी को आपको, ये जो आपका है यही राइट आंसर है, सूक्ष्म गति कौशल धागे में मोती पिरोना। तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 7 फरवरी 2022 में जो पेपर आया था, जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उनका सेट है। और प्रीवियस ईयर के 2018 के 19 के जो ऑफलाइन पेपर्स थे उनको हम लोग ऑलरेडी 2020 के जो पेपर थे वो सारे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट ओपन करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उन टॉपिक को लास्ट दिन तक आपको रिवाइज करते हुए जाना है, क्योंकि अगर सीडीपी अच्छा हो गया, आपने एक लैंग्वेज अच्छा कर लिया, तो 60 क्वेश्चंस यहाँ हो गए। और पैसेज है, पैसेज में भी अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कंटेंट अगर 75 का है तो पेडागोजी भी तो आपकी 75 नंबर्स की है। तो वो बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू तैयारी करिए। 130 140 इससे अच्छा है कि पहले हम अपना रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी छूट रहा है अभी भी उसको भी देख लीजिए। 2-3 दिन दे ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए, सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, स्पेसिफिक टू जनरल, एक्सट्रीमेट टू सेंटर। अब देखिए, डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही इन्होंने दे दिए। ठीक है, सिर से पाँव की ओर शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है और बाह्य से
केंद्र की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि शीर्षगामी का मतलब होता है सिर से पाँव की ओर बढ़ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेड टू टो इज प्राइमरी एंड इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने रट्टा मारा होगा कि परिवार और विद्यालय, लेकिन परिवार और विद्यालय दिया तो है एकदम नज़दीकी आस पड़ोस, जनसंचार, मुद्रित माध्यम, धार्मिक संगठन, विद्यालय, परिवार, कानून, समाचार पत्र। विद्यालय और परिवार दिया तो है, लेकिन विद्यालय क्या है पहले दे दिया है और परिवार बाद में, यानी विद्यालय प्राथमिक संस्था और परिवार द्वितीयक संस्था, ये तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि परिवार जो है प्राथमिक संस्था है और विद्यालय द्वितीयक संस्था है। तो यहाँ पे कौन सा साधन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन, यानी एकदम नज़दीकी। परिवार के बाद क्या आता है? जो आसपास का आस पड़ोस होता है वो भी आपकी क्या है, वो प्राथमिक संस्था है। और जनसंचार माध्यम क्या है, आपकी द्वितीयक संस्था है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन बस टिक करिएगा, विद्यालय परिवार दिख गया तो वही लगा दिया। वो देखिए कि कहाँ पे वो पहले नंबर पे क्या है। पहले नंबर पे आपका या तो परिवार होता और नहीं तो नज़दीक का आस पड़ोस। तो ये ऑप्शन इस तरीके से ढूंढिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे theory of cognitive development, at which stage children thinking become scientific, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशन। तो जीन पियाजे का क्वेश्चन आता है, सभी को पता है। तो ये भी पॉइंट लास्ट दिन तक भी उनके चीज़ें को आप पढ़ के जाइएगा। और मैं एक वीडियो आपको जीन पियाजे पे दूंगी। सीडीपी की बहुत सारा वीडियो तो मैंने नहीं कराई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, तो एक ही साथ मैं ग्रोथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। तो देखते रहिएगा वीडियो को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? तो संवेदी या सेंसरी जो है उसमें तो होगा नहीं, छोटा बच्चा है अभी। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक। तो बच्चा चिंतन किस तरीके से कर रहा है? वैज्ञानिक चिंतन। बच्चे का चिंतन किस तरीके का? वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली स्टेजेस है, फॉर्मल ऑपरेशन, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो आप लोग जितना हो सके इसको मुझे मोटिवेट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? जीन पियाजे फिर से आ गए, यानी 2 क्वेश्चन इसमें जीन पियाजे के हो गए, 2 क्वेश्चन डेवलपमेंट के हो गए। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको इस तरीके से प्रीवियस ईयर करना है समझते हुए। ठीक है, जैविकीय परिपक्वता, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, निजी वाक। जीन पियाजे gave importance to in process of learning, biological maturation, teacher's personality, rewards and punishment, private speech। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जैविकीय परिपक्वता को जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्व दिया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन डायरेक्ट्स most of his action to fulfill his duties as per school preamble at which level of moral reasoning Aryan is at present? Pre-conventional, conventional, post conventional और abstract conventional, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या अपूर्व अमूर्त परंपरागत। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के साथ जाइए तो आपका नैतिक तार्किकता किसमें कौन सा लेवल है?
ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज पे है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्कैफोल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट व्हेन दे आर स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है। और डायरेक्टली टेलिंग द आंसर, punishing for incorrect answer, providing half solved solution, complicating the problem with irrelevant information। जब किसी विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। आपने साइकिल चलाने वाला पढ़ा होगा, अगर बुक पढ़ी है या कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो वहाँ से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो है आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, बच्चे को वहाँ आंसर तक पहुँचाने की कोशिश करना, एक तरीके से आंशिक रूप से हल यानी समाधान प्रस्तुत करना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्कैफोल्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट लीव वाइगोस्की advocate for expository teaching, stimulus response conditioning, passive imitation या assisted learning। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की। वाइगोस्की का है यहाँ पे व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण या समर्थित अधिगम। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी समर्थित अधिगम, असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा से जरूर क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आज की शिक्षा भी कैसी हो गई है, प्रोग्रेसिव है और उसको ही बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनना आपका कंफर्म होता है, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी बनाती है, अध्यापक को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बनाती है। निष्क्रिय शब्द तो ऐसे ही नेगेटिव टैग वर्ड में आता आपका, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा। पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो पहली बात है कि सक्रिय आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और इसी के साथ जाइए क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है विद्यार्थियों को, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड है, तो विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आशिमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, कौन सी, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, नहीं तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो सीडीपी कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हैं कि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक कहलाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ओवरऑल सीडीपी जो आपकी पूरा पढ़िएगा तो वो हिंदी में भी हेल्प करेगी, साइंस में भी हेल्प करेगी, सीडीपी हर जगह हेल्प करेगी। अगर सीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सीडीपी पूरे 75 नंबर में आपकी हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल इज द राइट आंसर, ठीक है। अ टीचर शुड, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए, ठीक है। तर्क क्या कहता है, अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है, यानी A teacher should include project work, group task, discussion और debates among student in teaching learning process। रीजन क्या दिया गया है, learning and independent to socio cultural context of student। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि क्या ए और दोनों सही हैं, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ए और आर दोनों ट्रू है और बट रीजन जो है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, बोथ A एंड R आर फॉल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड गर्ल्स आर गुड एट म्यूजिक एंड डांस। दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज, सिंपल सी बात है, जेंडर वाली टॉपिक है ये, और ऐसा होता तो नहीं है कि लड़के ही सिर्फ मैथ में अच्छे हो। तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता की सीधी से आपको यहाँ पे आंसर खुद ही दिख जाना चाहिए, और तुरंत ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाइए जहाँ पे एक बॉयज़ के लिए फिक्स काम दे दिया गया हो, गर्ल्स के लिए एक फिक्स। तो ये चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस से में आप जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू कैटर डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट, अ टीचर शुड नॉट प्रेजेंट द कंटेंट इन वेरियस वे। विविध विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो नहीं वाला ऑप्शन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि हम पढ़ जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कहाँ नहीं लिखा था। तो क्योंकि अभी आप किस तरीके से पढ़े और एग्जामिनेशन के हॉल में आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो कभी भी इसको ध्यान में एक बार ज़रूर देखा करिए कि क्वेश्चन में कहीं नहीं तो नहीं लिखा हुआ है। विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए। विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण और वर्गीकरण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण और वर्गीकरण करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, कौशल विकसित करनी चाहिए, विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करें, ये सब आपके पॉजिटिव आंसर हैं। तो यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव का आंसर भी तो निगेटिव ही होगा ना, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। Is not an effective mode of assessment to understand the learning gaps during the activity. Assessment based on standardized test, formative assessment, peer assessment या self assessment. मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन या स्व आकलन। तो गतिविधि के दौरान अधिगम अंतर को समझने के लिए आकलन का जो प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे भी आपका नहीं लिखा हुआ है, फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 जो है मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, ये आपका प्रभावशाली तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। मल्टीप्लाई 5/23/62। ये क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं डेवलप करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा, सीधी सी बात है। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं आ रही है। व्हेन डिड हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये भी फिक्स आंसर है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, ये भी फिक्स आंसर है। हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन आवर सिटी, तो हम अपने विचार इसमें प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम अपने विचारों को देंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगी यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। तो आप अपने शहर में जो फिक्स आंसर है वो नहीं, जिनके आंसर आपके और किसी आपके बगल वाले बच्चे के हो सकता है कि उसकी वो कुछ और बताए, तो आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ क्या वो आपके पेपर में आपको फ़ायदा हो रहा है इससे या नहीं हो रहा है। वीडियोज़ जो अभी 7 फरवरी से लेके और भी चीज़ें हैं, उनको आपको जितना हो सके कम से कम
ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 पेपर आपको ज़रूर करने चाहिए, ताकि आप खुद से भी एक अपने आप को देख सके कि कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस स्टेज पे जब हम पहुंच गए तो हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने के हमको कितने नहीं आ रहे, तो उनको कैसे बैलेंस करना है, ये आपको खुद से शायद क्रिटिकल थिंकिंग कहे चाहे जो भी कहे, इन सब की ज़रूरत खुद को रियलाइज़ कराने की भी है कि अभी मेरा क्या क्या किया जा सकता है, अभी कितना टाइम है। अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ चला गया है समय। जब तक समय है तब तक सोच लीजिए, बाद में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है? निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी या विशिष्ट अधिगम क्षमताओं वाले विद्यार्थी। तो समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों किन विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करती है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2 एंड 3 सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी poses direct challenges in the domain of social communication? Autism, dyscalculia, dysgraphia and locomotor disability. अभी मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने सारी अधिगम अक्षमताएं जो हैं उनको, तो आप शॉर्ट्स भी देखेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसमें अधिगम अक्षमताओं के बारे में मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? स्वालीनता, गुणज वैकल्प, लेखन, गतिशीलता, बाध्यता। तो सामाजिक संप्रेषण की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी स्वालीनता, ऑटिज्म, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिस्कैल्कुलिया अगर आप देखें तो ये मैथ से, डिस्ग्राफिया रिटन से है, लोकोमोटर में यानी चलने में बाध्यता है, तो ये आपका संप्रेषण की बात है। स्वालीनता यानी ऑटिज्म, ये राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी disorder, a teacher should give multiple tasks at the same time, minimize the distractors in the surrounding, assign assignment that require long duration of attention, assign tasks which require passive listening to the peers. ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं आ रहा है। ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की ज़रूरत है, ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। तो यहाँ पे परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना यानी मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्टर्स इन द सराउंडिंग, ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following provision should be ensured for successful inclusions of student with locomotor disabilities? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? ठीक है। भवन तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव, भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना। ये चलने वाले अगर विकलांगता है तो उसको आप किस गति विषयक विकलांगता है तो आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं करेंगे। ऊपर वाला पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। तो नीचे तक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। रैंप और लिफ्ट की सुविधा, भवन तक पहुँच को आसान और सुगम बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस टिपिकली टेक लॉन्ग टाइम टू लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन लर्निंग, कैन नॉट सर्च फॉर रिलेशनशिप बिटवीन सब कॉन्सेप्ट, हैव अ हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, अधिगम में स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते, उन अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर 4 यानी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, तभी तो वो मेधावी हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ओरिएंटेशन मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग टू अंडरस्टैंड, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित या निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, फोकस्ड, मास्टरी ओरिएंटेड अवॉइडेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अवॉइडेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1, यानी निपुणता, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, फोकस्ड। 22 आज 30 क्वेश्चंस देखते हैं सीडीपी के ही। और नेक्स्ट वीडियो हमारी पहले बात तो आपको चाहती तो थी कि पूरे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन एक पेपर के पूरे ही सेट करा दूं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और वैसे भी आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है तो क्या ही फ़ायदा है पूरा कराने का। 30 क्वेश्चन से ही कराते हैं और कम से कम 30 क्वेश्चन तो देखिए इस टाइम पे ज़रूरी है। इतना आपको सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीडीपी हो गया, हिंदी से आप नंबर उठा सकते हैं, इंग्लिश के पैसेज से नंबर उठा सकते हैं। तो जो नंबर उठा सकते हैं ना, वहाँ से नंबर उठाने की कोशिश करिए पूरे, तो फ़ायदा होगा। Which of the following is not as the correct match of emotions likely to be experienced in by the student specified context? Frustration when the activity is valued and there is low control of a student over learning, and anxiety when success is expected, joy when success is not achieved, gratitude when failure is seen as caused by others. तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है? कुंठा, चिंता, आनंद या कृतज्ञता। यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर जो 1 है, कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजन, a school teacher want to facilitate development of metacognitive skill among his student. To do so he should ask। राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुशाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। कंठस्थ करने के लिए विशेष सामग्री देनी चाहिए। फिर जो कहते हो तो कंठस्थ करना जो है वो सबसे पहले आपके निगेटिव टैग वर्ड में एक तरीके से आ जाता है कि रोड लर्निंग, बिल्कुल मेमोराइजिंग और रिपीटिंग ये चीज़ें सही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया। विद्यार्थियों को केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आगमन करना ये भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित, आप उसको निरुत्साहित कर रहे हैं तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सोशियो सामाजिक रचनावादी परिवेश के बारे में। सोशियो कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सामाजिक रचनावादी परिवेश के द्वारा परिलक्षित होता है। बैठने की स्थिर व्याख्या, मानकीकृत पाठ्यचर्या, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, कंठस्थीकरण पर बल, विद्यार्थी केंद्रित। तो चाइल्ड सेंटर वाला जो ऑप्शन होता है ना, मैक्सिमम आपके सही होते हैं। तो जहाँ भी चाइल्ड सेंटर की बात आ जाए सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए कि और क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। तो यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स रिक्वायर्स अ क्लासरूम कल्चर विच प्रोमोट्स रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, मैं रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन या डिस्कशन। तो शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो को समुन्नत करे, ज्ञान के पुनरुत्पादन को, जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण,
सिर्फ प्रत्यास्मरण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, विमर्श, चिंतन या चर्चा। तो इसमें से एक या दो ऑप्शन आपके, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपके सही होंगे। तो क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, आप अगर खुद ही देखें तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विमर्श, चिंतन बिल्कुल करना चाहिए, और चर्चा। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। विचार विमर्श और चिंतन को विमर्श, चिंतन और चर्चा को समुन्नत करें। तो ये आपका दो ही ऑप्शन भरना है, कौन कौन सा होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन एक्टिविटीज़, विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां कैसी होती हैं, संदर्भानुसार और वास्तविक जीवन में उपयोगी हों। तो देखिए, जो वास्तविक जीवन जहां आपका आ गया कि रियल लाइफ में अगर वो चीज़ें यूज हो रही हैं तो वहीं आपका सही ऑप्शन हो जाता है। और पढ़िए पूरा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो टैग वर्ड कुछ नहीं है, बच्चों के फेवर में आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, बच्चों को सक्रिय रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट पूरा माइंड में बैठा लीजिए कि बच्चे को अभी की एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, रियल लाइफ में आपकी टीचिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जब गतिविधियां संदर्भ के अनुसार और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हों। ठीक है, आर contextualized and have real life application। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में विमर्श, चिंतन कौशल सुशासित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्टी से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुकूलन का प्रयोग कर दिए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या प्रत्यास्परण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित प्रतिगम पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, और विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन आज हम लोग CDP के करेंगे पूरे। और लर्निंग इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, अधिगम में कौन अधिगम को असकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, अवमानित करने के अनुभव, या संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28 का ऑप्शन नंबर 4, यानी ये आपका सही है और ये आपका सही है। विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध और संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके कैसी आपको वीडियो लगी, और अभी आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। अभी भी 9 दिन बचे हुए हैं, तो जो भी चीज़ जहाँ भी फंस रहे हो, जो भी आपको अभी पेपर करने पे फील हो रहा हो कि ये टॉपिक तो मेरा बार बार गलत हो रहा है इस क्वेश्चन से, तो उस टॉपिक को अच्छे से अभी टाइम है कर लीजिए। अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, तो त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है, आप नकारात्मक कैसे हो सकते हैं? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, आंसर को ना हटाने की कोशिश करिए कि कौन कौन सा नहीं होगा। तो जो नहीं होगा तो आप खुद ही, अब यह नकारात्मक पुनर्वलन है, आजकल बच्चों को डांटना ही मना है, तो नकारात्मक पुनर्वलन बिल्कुल नहीं हो सकता है।
बिना किसी टिप्पणी के आप सही उत्तर बता दें, तो ये आप सुधार तो कर नहीं रहे हैं। तो ये सीधे सीधे आप क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करिए कि हटाइए कि कौन कौन से तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, वैसे आप सही क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। और हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इस बात को ध्यान रखिए, बच्चे के हित में हमेशा ही ऑप्शन जो आए उनको सक्रिय रखना है, उनको डांटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करानी है, उनको वास्तविक जीवन से जोड़ के रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं CDP के पेपर के लिए। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ जो बच्चों से रिलेटेड हो, उनको कैसे पढ़ाना है, किस बात को ध्यान में रखना है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, तो आज का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों का संवर्धन किया जा सकता है? कार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया समुन्नत, खोजबीन का प्रयोग। तो समस्या समाधान कौशल का संवर्धन करना है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है, वो आपका यहाँ पे खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।